तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप इंटरमीडिएट में हो या फिर किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी। तो आइए देखते हैं अपने इस टॉपिक को और देखते हैं कौन कौन से रूल आपको आज जानना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन है क्या। तो मैं बता दूं कि प्रोनाउन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। नंबर 1 होता है नाउन, जो कि मैं पढ़ा रखा हूं, और नंबर 2 है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कहते किसे हैं, प्रोनाउन क्या है? तो देखिए, प्रोनाउन किसे कहते हैं, अब जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, या हम कह सकते हैं नाउन के लिए उपयोग में लाने जाने वाले शब्द ही क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन ये उठेगा, सर हम प्रोनाउन की जरूरत क्या पड़ गई कि हमको प्रोनाउन जो है लिखना पड़ा, या प्रोनाउन हम लिखते हैं, आखिर हम नाउन से ही क्यों नहीं काम चला लेते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस, जैसे मान लीजिए कोई लिखना है आपको, जैसे मान लीजिए लिखना है रमेश इज माई फ्रेंड, रमेश इज माई क्लास फेलो। जैसे रमेश के बारे में बताना है, फिर लिखना है रमेश फादर जो भी हो। तो आप देखिए, रमेश यहाँ पर भी, रमेश यहाँ पर भी, बार बार हम रमेश लिख रहे हैं। तो होता क्या है कि हम जब कभी भी इंग्लिश में कोई पैराग्राफ या कोई पैसेज या कोई भी अपना सेंटेंस लिखते हैं, तो एक ही नाउन को अगर हम बार बार लिखेंगे तो ये हमारे उस सेंटेंस की और हमारे उस पैराग्राफ की ये शोभा को बिगाड़ देते हैं। इसलिए हम रमेश को बार बार ना लिख कर, यानी नाउन को बार बार ना लिख करके हम इसके लिए एक प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर रमेश के लिए ही हो जाएगा, ही इज माई क्लास टीचर, क्लास फेलो, और यहाँ हो जाएगा हिज फादर, यहाँ पर ये पूरा हट जाएगा। तो देखिए, हमने रमेश के लिए एक ही का भी यूज़ किया, हिज का यूज़ किया। तो ये क्या है, ये प्रोनाउन है। तो नाउन के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। तो ये हो गया प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ गई। अब देखिए, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोनाउन जो होते हैं वो टोटल 11 टाइप्स के होते हैं। तो 11 टाइप्स के होते हैं। तो 11 के बारे में हम जो है रूल्स को पढ़ेंगे, और इससे पहले मैंने प्रोनाउन के बारे में आप लोगों को एक वीडियो बना करके पहले से ही डाल रखा है, जिसमें मैंने प्रोनाउन के काइंड्स को और उसके डिफिनेशन को अच्छी तरीके से समझाया है। तो हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, एक एक करके सभी के बारे में रूल पढ़ेंगे। तो आपको बता दूं कि प्रोनाउन जो है टोटल 11 टाइप्स होते हैं, जिसमें जो पहला है वो है पर्सनल प्रोनाउन। तो सबसे पहले हमें पर्सनल प्रोनाउन को जानना पड़ेगा कि ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक, होता है। देखिएगा जरा, इसको जो बनाने का तरीका है वो ये है कि आई सिंगुलर होता है और वी उसका क्या होता है, प्लूरल होता है। आई को हम सिंगुलर से जानते हैं और वी को उसके प्लूरल से जानते हैं। ये सिंगुलर और ये प्लूरल। इस प्रकार से इनका सिंगुलर प्लूरल होता है। उसी प्रकार से यू का भी सिंगुलर होता है, जिसको हम कहते हैं दाऊ। फिर इसका ऑब्जेक्टिव कॉज होता है दी। फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, वो होता है दाई, और ये होता है पॉजिटिव प्रोनाउन दाइन। तो चूंकि इनका ये यूज़ जो है हम बहुत कम देखे हैं, लेकिन होते हैं इसका ये सिंगुलर ही, तो इसको हमें जो है मिटा देते हैं, जिसे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पोएट्रिक फॉर्म में लिखे हुए मिलते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, ही सी इट, ये क्या है, सिंगुलर हैं, और ये इन तीनों का क्या है, प्लूरल है। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, आइए अब उनको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला रूल है वो है 2 3 1 और 1 2 3 का रूल। देखिए, 231 के नाम से जानते हैं और 123 के नाम से जानते हैं। आज मैं आपको 231 का रूल तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन 123 का रूल आप शायद नहीं जानते होंगे। तो आज आपको 123 का भी मैं रूल बताऊंगा कि 123 को हम यूज़ कब करते हैं। और आपको मैं 100% बता दूं कि अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो आपको ये रूल नहीं पता होगा, और ये सेंटेंस एग्जाम में आता भी है इसके ऊपर। तो ठीक है, आइए हम सबसे पहले कर लेते हैं ये 2 3 1, ये 1 2 3 क्या है। तो आपको ये जो पर्सन दिख रहे हैं ये 1 है
और ये ऐसे 2 है और ये ऐसे 3 है। यानी कि ये फर्स्ट पर्सन के बॉक्स में जितने आपको प्रोनाउन दिख रहे हैं, आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर, आवर्स, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ये आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो इन्हीं को हम 1 2 3 और 3 2 1 के नाम से या 2 3 1 के नाम से हम जानते हैं। तो देखिए रूल यहाँ पर ये है, या 2 से अधिक पर्सनल प्रोनाउन को जब हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, तो उनका जो क्रम होता है वो 231 का होता है। यानी कि सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, फिर आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखा जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लिखा है यू यानी कि 2 है, यहाँ पर क्या है 1 है, देख सकते हैं। और ये जो ही है वो क्या है, थर्ड है। देखिए यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और जो ही है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो इसका क्रम देखिए 2 1 3 हो गया है, यहाँ पर 2 3 1 होना चाहिए, यानी कि 2 होना चाहिए फिर 3 फिर 1। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है आपका, गलत है। तो सही क्या बनेगा, यहाँ बनेगा यू, ही एंड आई गो देयर, तब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से देखते हैं सेकंड सेंटेंस में। देखिए ही क्या है, 3 नंबर है और ये 2 नंबर है। तो 3 और 2 भी गलत है। अगर 2 ही हैं तो कोई बात नहीं, 3 और 2 हैं, 3 और 2 हैं तो इसको 23 के क्रम होना चाहिए। 3 2 है तो इसको 2 पहले होना चाहिए था, 3 को बाद होना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, यू एंड ही वेंट टू स्कूल। समझ में आ रहा है आपको, ये गलत है, ये क्या है, सही है। फिर देखिए इस सेंटेंस में देखिए आई एंड ही। अब आई क्या है, 1 नंबर है और ही क्या है, थर्ड है। तो देखिए ये उल्टा है, 1 3 लिखा है, ये 1 है और ये 3 है, तो इसको 3 1 होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा ही एंड आई। तो इस प्रकार से ये भी सेंटेंस गलत था और ये सेंटेंस आपका सही है। आइए देखते हैं इस सेंटेंस को। लिखा आई यू एंड दे। तो देखिए आई 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, क्योंकि आई यू एंड दे ये क्या है, 1 2 3 के क्रम में है, इसको होना चाहिए 2 3 1 के। तो 2 3 1 क्या कहलाएगा, इसको हम बनाएंगे तो लिखेंगे यू दे एंड आई रोट द लेटर्स। ठीक, अब देखिए आप सोच रहे होंगे सर हर जगह 2 3 1 का ही रूल चल रहा है, तो ये 1 2 3 का रूल आपने क्यों लिखा है। देखिए 1 2 3 का जो रूल है ये हमने उसके ऊपर नोट लिखा है, क्योंकि 1 2 3 का रूल जो है एक नोट याद दिलाएगा। वो तरीका क्या है याद करने का, लिखेंगे जब प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में हो, प्लूरल फॉर्म में हो, जब प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में हो। देखिए यहाँ पर आप देखिए वी क्या है, वी क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब प्रोनाउन प्लूरल में आ जाए, यानी कि सारे प्रोनाउन क्या आ जाए, प्लूरल में आ जाए, जैसे ये भी प्लूरल में आ जाए, ये तो ऑलरेडी प्लूरल होता है, और यहाँ पर भी ये क्या आ जाए, प्लूरल आ जाए, यानी कि सब के सब प्लूरल में हो, यानी कि वी हो और यू। देखिए आप प्लूरल यहाँ पर भी देख सकते हैं, प्लूरल यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या था, ये आई क्या था, सिंगुलर में था। तो जब तक इसके एक भी प्रोनाउन सिंगुलर में हैं तब तक तो हम 231 का रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन जैसे ही प्रोनाउन में प्लूरल ही सब हो जाएं, प्लूरल ही सब हो जाएं, तब ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, तब हम फिर 1 2 3 का रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। अब इसका रूल क्या है, 1 2 3, तो देखिए 1 आ गया और 2 आ गया, और तीसरा कोई होता तो वो भी 3 इसके बाद ही होता है, यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन इसके बाद लिखा जाता है। यानी इस सेंटेंस में कोई करेक्शन नहीं है, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि वी और यू दोनों के दोनों क्या है, प्लूरल में हो। तो उम्मीद करता हूँ कि रूल नंबर 1 आपको समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं रूल नंबर 2 को। रूल नंबर 2 में क्या है, वाक्य में प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब टू बी यानी इज, एम, आर, वाज, वर के बाद होने पर उसे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त किया जाता है। पढ़ने पर समझ नहीं आया होगा, तो सुनिए। जब इज, एम, आर, वाज, वर के बाद कोई मेन वर्ब ना लिखा हो, अगर इसको अपने भाषा में समझेंगे तो रूल ये कहता है कि जब किसी प्रोनाउन का यूज़ करना आपको, पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करना हो और किसके बाद इज, एम, आर, वाज, वर के जस्ट तुरंत बाद करना हो,
तो वो जो प्रोनाउन होगा वो आपका सब्जेक्टिव केस होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। यानी उसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में नहीं करेंगे, उसका प्रयोग हम सब्जेक्टिव केस में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं। आई एम हिम whom यू कॉल्ड। इनका कहने का मतलब यह है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें बुलाया था। तो ये देखिए, इज एम आर के बाद यहाँ पर जो हिम लिखा है, आप देख सकते हैं हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। तो यहाँ पर हिम ना होकर के क्या होगा, ही। तो ये बनेगा आई एम ही। तो इस चीज़ को आपको समझना है। तो यहाँ पर हिम क्या है, गलत, और ही क्या है, सही है। तो ही कर देंगे तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा सही। तो बनेगा आई एम ही whom यू कॉल्ड। फिर देखिए, इट इज़ मी। तो यहाँ पर इट इज़ मी, तो आप देख सकते हैं इज के बाद मी है, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। तो बनेगा इट इज आई। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा सही। देखिए, ही इट वॉज हर हु सैंग द बेस्ट। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, इज एम आर वाज वर के उन्होंने बताया था कि यहाँ पर हर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, शी। क्योंकि हर क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर उसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, शी। फिर देखिए 4th सेंटेंस में इट वॉज हिम। देखिए फिर हिम आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा कि कभी भी इज एम आर वाज वर के बाद अगर हमें डायरेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन रखना है, तो वो पर्सनल प्रोनाउन का जो केस होगा वो सब्जेक्टिव केस होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। इस रूल को ज़रा ध्यान समझिएगा, इस रूल को याद रखिएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो इस प्रकार से ये रूल नंबर 2 हो गया समाप्त। आइए देखते हैं रूल नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे रूल नंबर 3 को। तो देखिए रूल नंबर 3 इतना ज़्यादा इस रूल में दम नहीं है कि आपको जो है ज़्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी, पर एक बार देख लेते हैं। कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको इसमें भी दिक्कत होगी। तो देखते हैं, वाक्य में प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होने पर, यानी किसी सेंटेंस में अगर कोई प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर है, जैसे कि कॉल्ड। कॉल्ड क्या है, यहाँ पर वर्ब है। कॉल्ड यहाँ पर क्या है, आपका वर्ब है। और वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर कोई प्रोनाउन लिखना है, तो वो जो प्रोनाउन होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं आई लिखा है, आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो ये ना होकर के क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, मी। तब ये जाकर के सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, मोहन कॉल्ड मी होगा, ना कि मोहन कॉल्ड आई होगा। आई नहीं होगा क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव केस है, और ये ऑब्जेक्ट किसका, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट होने पर हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही होता है। जैसे लेट वी, अब देखिए लेट वी नहीं होता है, लेट अस होता है, लेट अस प्ले ए मैच। तो देखिए यहाँ पर भी याद रखना है आपको, लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। फिर देखिए, दीज स्वीट्स आर फॉर। देखिए यहाँ पर फॉर क्या है, फॉर क्या है, एक प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पर आई नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये हो जाएगा मी। तो लिखा जाएगा दीज स्वीट्स फॉर मी, ना कि आई। तो यहाँ पर देखते हैं 4th रूल में, दिस इज फॉर ही। तो यहाँ पर ही नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। और 5th सेंटेंस में हो जाएगा आई इन्वाइटेड सी। तो सी नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा हर, क्योंकि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हर लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से रूल नंबर 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं था, पर इसको भी जानना जरूरी है। तो अब आइए हम बात करेंगे रूल नंबर 4 की। तो अब आइए हम देख लेते हैं रूल नंबर 4 और साथ ही रूल नंबर 5। यहाँ पर रूल नंबर 5 पढ़ते ही पर्सनल प्रोनाउन के जितने भी रूल थे वो समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले रूल नंबर 4 देखते हैं। तो लिखा है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होने वाले प्रोनाउन को अवश्य लिखना चाहिए। अब देखिए, ये रूल एक इम्पॉर्टेंट है, और आपका 5th रूल भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों रूल जो हैं ये इंपॉर्टेंट रूल के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसको जरा ध्यान समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, सुरेश प्लीज टेक। सुरेश प्लीज मतलब सुरेश से कहा जा रहा है, प्लीज कृपया, टेक मतलब ले लीजिए। अब क्या ले लीजिए भाई, आपको बताना पड़ेगा। एक ऑब्जेक्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो किसी ना किसी चीज़ को लेने की बात हो रही होगी, यानी वो कोई ना कोई नाउन होगा। तो उस नाउन के लिए हमें एक प्रोनाउन को यहाँ लिखना जरूरी है। तो वो कुछ भी हो, हमें यहाँ पर एक प्रोनाउन को लिखना जरूरी होगा। अगर हम प्रोनाउन नहीं लिखते हैं तो ये सेंटेंस हमारा अधूरा माना जाएगा, गलत माना जाएगा। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद, क्योंकि टेक क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब यही होता है कि ऐसा वर्ब जिसको करने के लिए सामने कोई वस्तु हो। ठीक, तो सामने कुछ होगा तभी तो हम उसको लेंगे। तो लेना
हो या देना हो या खाना हो या पीना हो, ये सब ट्रांजिटिव वर्ब में आते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में मैंने वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा आप, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब अगर आया है तो उसका ऑब्जेक्ट जरूर लिखना पड़ेगा, प्रोनाउन को अवश्य लिखना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हमारे सामने कोई नाउन नहीं दिख रहा तो उसके लिए प्रोनाउन हम लिख सकते हैं इट, कि इसे ले लीजिए, इट भी लिख सकते हैं, दिस भी लिख सकते हैं, जो आपको उचित लगे यहाँ पर आप प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं। यानी इसके बाद एक प्रोनाउन लिखना बहुत ही जरूरी है। तो सुरेश प्लीज टेक इट। अब देखते हैं रूल नंबर सेंटेंस नंबर 2 को। द कॉफ़ी इज सो हॉट, कॉफ़ी इतनी गर्म है कि आई कैन नॉट ड्रिंक, कि मैं पी नहीं सकता हूँ। अब बताइए पीना, अब खाने पीने के लिए कोई सामने वस्तु है ना, तो वो सामने, अब इस बार पता है कि कॉफ़ी की बात हो रही है, तो कॉफ़ी के लिए एक ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर कॉफ़ी के लिए हम किसका यूज़ कर लेते हैं, इट का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर इट लगाएंगे तब जाकर के हमारा सेंटेंस सही होगा। तो सेंटेंस जब लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, द कॉफ़ी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। इट लिखना जरूरी है। अगर यहाँ पर इट नहीं लिखा है तो ये सेंटेंस आपका क्या है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम द कॉफ़ी इज सो हॉट दैट आई कैंट ड्रिंक इट, तब जाके ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। ये सेंटेंस क्या, इनकरेक्ट है। उसी बात इसमें भी नीचे लिख देंगे सुरेश प्लीज टेक इट या फिर दिस। आप थर्ड सेंटेंस देखिए, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। यू शुड मैरी, आपको विवाह करना चाहिए। अब भाई आपको विवाह करना है तो विवाह करने के लिए किसी न किसी के सामने होना आवश्यक है। और यहाँ पर दिया ये है कि कोई लड़की है जो कि बहुत सुंदर है, उससे आपको शादी करना है। तो इस सेंटेंस को भी लिखेंगे तो लिखेंगे सी इज वेरी ब्यूटीफुल फुल स्टॉप यू शुड मैरी हर। तो आपको यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा, मैरी हर, तब जाकर के ये सेंटेंस आपका सही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब आएंगे तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिखना जरूरी है। अगर नहीं लिखते हैं तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 5 की। 5 में क्या है, दैन और एज के बाद, यानी कि तुलना होने के लिए दैन और एज का यूज किया जाता है। तो जब कभी तुलनात्मक शब्द दैन और एज आ जाए तो देखिए अगर सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हो रही है तो वहाँ पर हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो सब्जेक्टिव केस करेंगे, और अगर तुलना ऑब्जेक्ट से हो रही तो हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सी क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पे तुलना हो रहा है मी से, तो ये मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये गलत है। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्टिव केस से, और अगर तुलना ऑब्जेक्ट से हो तो ऑब्जेक्टिव केस में उसको लिखेंगे। तो सी इज स्ट्रॉन्गर देन मी, तो ये सेंटेंस बनेगा सी इज स्ट्रॉन्गर देन मी का सब्जेक्टिव कैसे आई हो जाएगा, क्योंकि अब सी की तुलना हम आई से करेंगे। सी क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और आई भी क्या है, सब्जेक्टिव केस है। उसी बात से देखिए वी आर एज रिच एज देम, तो देखिए यहाँ पर वी आर एज, देखिए वी क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, और देम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस ना होकर क्या हो जाएगा, दे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दे। आइए कुछ एग्जाम्पल और ऊपर देख लेते हैं। जैसे लिखा है ही लव्स मी मोर देन ही। देखिए ये सेंटेंस जो कैसे बना रहे हैं हम, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इस समय लिखा ही लव्स मी, वह मुझे प्रेम करता है। तो देखिए यहाँ पर लव्स क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी यहाँ पर वर्ब है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। मैंने कहा था अभी रूल नंबर 4 में बताया था आपको, तो रूल नंबर 3 में आपको बताया था कि किसी वर्ब का जो ऑब्जेक्ट अगर प्रोनाउन लिखना है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब यहाँ पर देखिए ये तो सेंटेंस है, ये ही लव्स मी मोर देन ही लिखा है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ही क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है, और इसकी तुलना जो हो रहा है वो मी से हो रहा है, यानी कि मुझसे प्रेम करता है मोर देन ही, यानी उसके तुलना में मुझसे ज़्यादा प्रेम करता है। तो यहाँ पर मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्ट है हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तुलना अगर हम करेंगे इसको तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा ही लव्स मी मोर देन हिम। तो यहाँ पर ही होगा ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि हिम की तुलना यहाँ पर अब मी से कर रहे हैं, ही से नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर तुलना किससे हो रहा है, मी से हो रहा है। तो इस प्रकार से पर्सनल प्रोनाउन के टॉप 5 जो रूल्स थे वो हो जाते हैं समाप्त, और ये टॉप 5 रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे।
अभी ये रूल समाप्त नहीं हुए हैं, अभी बहुत से रूल्स हैं जो हमें नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको 5 रूल बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।